हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का में आर्टिकल क्या क्या छपे हैं और उनका एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 21 फरवरी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आर्टिकल छपा है। तो सबसे पहला है नोट्स फॉर आयुष्मान भारत कैग रिपोर्ट्स रेखा गुप्ता टीम चेक इन। तो कैबिनेट डिस्कस ₹2500 scheme for women criteria to be worked out. Hours after being administered the oath of office, Delhi News CM Rekha Gupta and her six ministers held their first cabinet meeting Thursday evening. तो ओथ लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी पहली मीटिंग ली है जो कि थर्सडे को संपन्न हुई है। इसमें वो उनके 6 मिनिस्टर शामिल थे। तो उसके बाद लेने के बाद रेखा गुप्ता ने सबसे पहले जो काम किया था वो आयुष्मान भारत स्कीम को, जो कि सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया था, उसको पास की, जिसमें जो भी एलिजिबल पीपल है उनको उनका 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। पर उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी फैसला लिया कि जितने भी जो एलिजिबल है उनको एडिशनल 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा। तो ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसे पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लागू कर दिया था। तो पर इसको सिर्फ 2 ऐसे राज्य थे जिन्होंने इसे लागू नहीं किया था, एक दिल्ली, दूसरी वेस्ट बंगाल। तो रेखा गुप्ता सीएम बनी, उसके बाद सबसे पहले जो काम था उन्होंने जो आयुष्मान भारत था उसको अपने राज्य में लागू कर दिया। पर अभी भी वेस्ट बंगाल में अभी ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। और जो 2500 रुपये जो फाइनेंशियली देना था वुमेन सबको, उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो भी फैसला है उसको थोड़ा सा डिस्कशन की ज़रूरत है और जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो सीएम ने दिल्ली के लिए बेसिकली जो मेन टॉपिक है जिस पे उन्हें स्पेशली काम करना है, उनका है एक पहला हेल्थ का, स्वास्थ्य। दूसरा था उनका टॉपिक अर्बन डेवलपमेंट, मतलब कि शहरीकरण। और तीसरा जो सबसे मेन था पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में भी 2 टाइप हो गए, पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो था स्पेशली यमुना रिवर को लेके था। और एयर पॉल्यूशन में AQI दिल्ली का बहुत हाई जा रहा है। फिर था जो फीमेल के लिए जो उन्होंने बोला था कि 2500 रुपये महीने का, उस पर अगली मीटिंग में फैसला होना है। और बहुत कुछ जो फ्री चल रहा था उस पर ही फैसला लेना है उन्हें। और फिर दिल्ली का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे चेक करना, क्योंकि बहुत चीज़ें फ्री देख के फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक हो गए हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो इसके बाद थोड़ा इसको आप डिटेल में देख लेते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9th CM बनी। वे शालीमार बाग की सीट से पहली बार विधायक चुनी गई है। तो और इस शपथ समारोह जो कल हुआ उसमें पीएम, होम मिनिस्टर के अलावा जितने बीजेपी शासित देश है राज्य है, 20 राज्य है जो बीजेपी की जहाँ सरकार है,
उसके सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद थे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ पर नहीं पहुंचे और शपथ के 4 घंटे बाद ही विभागों का बंटवारा हो गया, जिसमें सीएम ने अपने पास फाइनेंशियल और राजस्व विभाग अपने पास रखा है उन्होंने, और जो प्रवेश वर्मा थे जिन्होंने नई दिल्ली की सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया था, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है और उन्हें पीडब्ल्यूडी और विधायी मामलों की जिम्मेदारी मिला है। तो अभी इंडिया में बीजेपी के जो भी स्टेट, वो कौन कौन से बीजेपी के 14 स्टेट है, जिसमें अकेली बीजेपी की सरकार है। गठबंधन में मतलब एनडीए की जो सरकार है वो 6 स्टेट में है, कांग्रेस की है 3 राज्य में, और मिला के जो है इंडिया अलायंस की वो 6 में है, और एक अदर वहाँ मतलब लोकल की है। जो ऐसे जहाँ पे बीजेपी की है उनके नाम है उत्तराखंड, फिर से यूपी, त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, फिर गोवा, दिल्ली हो गया, फिर गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, फिर हो गया महाराष्ट्र, उड़ीसा, मणिपुर भी था पर वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल है तो मणिपुर काउंट नहीं करेंगे। और ऐसा जो अलायंस के साथ है वो 6 है। तो 6 कौन कौन है? सिक्किम है, फिर आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मेघालय, फिर नागालैंड और फिर पुडुचेरी। और कुछ मंत्रियों ने भी इनके साथ शपथ लिया था, तो उनके नाम है, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कौन है? सबसे पहले तो रेखा गुप्ता सीएम। तो इनके अंदर में कौन कौन सा ये है? सामान्य प्रशासन है, वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, महिला और विकास कल्याण, जनसंपर्क, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग इनके अंडर में है। फिर प्रवेश वर्मा आते हैं, ये डिप्टी सीएम है। इनके अंदर में पीडब्ल्यूडी है, विधायी मामले है, जल, सिंचाई, फिर आपदा कंट्रोल और गुरुद्वारा चुनाव, ये सब इनके अंदर में है। फिर इनके बाद जो आते वो है, पहले है मनजिंदर सिंह सिस्सा। इनके अंदर में है इंडस्ट्रीज है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति है, वन और पर्यावरण इनके अंदर में है। फिर आते हैं रविंद्र कुमार इंद्राज। इनके अंदर में समाज कल्याण, SC/ST, वेलफेयर, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट। फिर आते हैं कपिल मिश्रा। इनके अंदर में है कानून और न्याय, श्रम और रोजगार, कला संस्कृति, भाषा और पर्यटन। फिर आगे पंकज कुमार सिंह। इनके अंदर में हेल्थ आ गया, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन आ गया, ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आखिरी आते हैं आशीष सूद। इनके अंदर में गृह विभाग, बिजली विभाग, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा,
और फिर प्रशिक्षण के हिसाब से इनके अंडर में है। तब आते हैं अगला आर्टिकल पे क्या है, वो भी इसी से रिलेटेड है, कैपिटल कॉलिंग। दिल्ली नीड्स ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स ब्रिंगिंग वेलफेयर एंड सिविक इशूज बैक टू सेंटर स्टेज, न्यू सीएम हैज हर टास्क कट आउट। तो दिल्ली का सबसे पहला जो पॉलिटिक्स है वो है कि दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करना है, वेलफेयर और सिविक इशू दोबारा से प्राथमिकता उन्हें देनी है। इन हर मेडन स्पीच एज सीएम, रेखा गुप्ता प्रॉमिस टू टेक दिल्ली टू न्यू हाइट, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है दिल्ली को। द फोर्थ वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली हैज मोर देन 2/3 मेजोरिटी इन द असेंबली एंड द सेंटर्स बैकिंग। तो जैसा कि बताए थे कि चौथी सीएम ये बनी है और इनके पास सेंटर की बैकिंग के अलावा 2/3 मेजोरिटी भी है। तो सबसे पहले थी सुषमा स्वराज, फिर बनी शीला दीक्षित, फिर आतिशी और अभी रेखा गुप्ता। सबसे लंबा कार्यकाल शीला दीक्षित का था। तो टेकिंग दिल्ली टू न्यू हाइट्स will demand more. It will require an understanding of capital's demographic diversity and its civic issue. तो अगर कुछ नई ऊंचाइयों तक ले जाना है तो यहाँ के पहले दिल्ली पूरे शहर को समझना होगा, यहाँ के लोगों का बिहेवियर समझना होगा, क्या है, क्या चाहते हैं। दिल्ली डज नॉट मियरली कॉम्प्रोमाइज द मिडिल क्लास और द पीपल लिविंग इन जुगेज। मतलब जो मिडिल क्लास है या गरीबी है उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एज इलेक्टोरल कैंपेन ऑफ द डोमिनेंट पार्टीज मेड इट आउट टू बी। बियॉन्ड दिस बाउंड्रीज द कैपिटल इज ए डेस्टिनेशन फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री हु कम टुगेदर टू क्रिएट न्यू स्पेस। तो दिल्ली ऐसे तो देश का राजधानी है, यहाँ पे देश के सब जगह से, जैसे कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मतलब काम करते हैं, तो उन सबको लेके एक साथ चलना है। दिल्ली डेवलपमेंट नीड टू टेक द एस्पिरेशन ऑफ एवरीवन हु हैज ए स्टेक इन सिटी इनटू अकाउंट। मतलब सबको लेके साथ में चलता है। द अर्ज टू मेक दिल्ली ए वर्ल्ड क्लास सिटी इनटू इज नॉट न्यू। द शीला दीक्षित गवर्नमेंट चेंज द लैंडस्केप ऑफ सिटी एंड headed of the city ahead of the 2010 Commonwealth Games, but the development came at a cost. मतलब जब दिल्ली था वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने का अपना शुरू से चला रहा था, जब शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी तब 2010 में ही कॉमनवेल्थ गेम सिटी में तब से चला आ रहा है। According to reports of the Housing and Land Rights Network, between 2004 and 2006, at least 2 लाख पीपल वेयर एवेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। यहाँ पे माइग्रेशन बहुत हो रहे हैं। 2004 से 2010 के बीच लगभग 2 लाख लोग डिफरेंट कॉर्नर ऑफ सिटी से यहाँ आए थे। मैनी ऑफ देम वेयर माइग्रेंट्स हु गेव देयर स्वेट एंड ब्लड टू बिल्ड अप द सिटी। यहाँ काम किए, यहाँ पे टैक्स दे रहे दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली को मतलब दिल्ली की ग्रोथ में उन्होंने बहुत मदद किया और यहीं पे रह गया। दिल्ली इज अमंग एट वेरी फ्यू इंडियन सिटीज वेयर माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स मोर टू पॉपुलेशन ग्रोथ दैन बर्थ। टू गवर्न सच ए सिटी द न्यू गवर्नमेंट नीड्स टू बी इंक्लूसिव, प्रोवाइडिंग क्लीन एयर, जो पॉल्यूशन का दिक्कत है, वाटर और एयर का, सीवेज सिस्टम दैट वर्क, पॉटहोल फ्री रोड, सोशल सिक्योरिटी। लोगों ने दिल्ली को बनाने के लिए बहुत मेहनत की, अपना खून पसीना लगाया। तो सरकार का भी काम बनता है कि उन्हें क्लीन एयर प्रोवाइड करे, क्लीन वाटर प्रोवाइड करे, सीवेज सिस्टम अच्छा मतलब ऐसा बनाए जो काम करता हो, रोड पे गड्ढे ना हो, सोशल सिक्योरिटी हो, लोग कभी भी निकल सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। आप had tried to transform the health and education sector through innovative initiatives like मोहल्ला clinic and the renovation of public schools. तो आप भी its initial attempts to present corruption free government
रेजोनेटेड एट दी ग्रास रूट एट लीस्ट इन दी फर्स्ट फ्यू ईयर। जब आप गवर्नमेंट आई थी, वो भी 13 साल यहाँ पे थी, तो शुरुआत के कुछ साल उन्होंने करप्शन फ्री काम किया और उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम किया था, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक हो गए, और फिर जो जितने भी सरकारी स्कूल है उन्हें रिनोवेट किया था। तो ये उन्हीं को मतलब आगे बढ़ाएंगी। और उन्होंने कुछ घोटाले भी किए थे, जैसे लिकर स्कैम, एलिगेशन ऑफ करप्शन डेंटेड द पार्टी रेपुटेशन। तो जैसे जैसे एलिगेशन लगा, पार्टी का रेपुटेशन खराब होता गया। और गवर्नमेंट ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट्स confrontational politics and the center's alleged non-cooperation. The new government was inherited and building blocks it needs to work on them. With one Dalit, one Sikh, one woman, one Jat, one Punjabi and one Purvanchali, ये सारे तो इनके मतलब जो कैबिनेट में शामिल हुए वो है जो मतलब पूरे देश का मतलब देश की एकता को दिखा रहे, और ये सब मिलके दिल्ली कैबिनेट में साथ में काम करेंगे, जिससे दिल्ली का ग्रोथ ज़्यादा हो। तो एक बार इधर देख लेते हैं। दिल्ली क्या है? दिल्ली में डाइवर्सिटी बहुत है, क्योंकि पूरी इंडिया से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, विविधता बहुत है। तो दिल्ली की जो नई सीएम है उनके लिए क्या मतलब क्या देख रही है? तो यहाँ पे सबको साथ लेना है, जैसे कि मिडिल क्लास पीपल हो गए, गरीब हो गए जो झुग्गीज में रहते हैं, अपर क्लास हो गए, अपर क्लास, फिर यहाँ के पे जो इतने मतलब स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग चलते हैं यहाँ पे, इस कॉलेजेस है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स सबको भी देखना है। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आए हैं, जो उन्होंने भी तो यहाँ पे अपना मेहनत दिया दिल्ली की ग्रोथ के लिए। तो उन सब के लिए भी जो शहर है उनको जो मतलब गांव टाइप का, उन्हें भी शहरीकरण करना है, अर्बनाइजेशन की तरफ लेके जाना है। जो माइग्रेट होके आए हैं तो वो भी तो इंडिया के ही पार्ट है, तो उनके शिक्षा, रोजगार और हेल्थ, इन सब पे भी ध्यान देना है, क्योंकि दिल्ली का ग्रोथ रेट हाई है बर्थ रेट से। और जो सीएम है उन्होंने मेन प्रॉमिस क्या किया है कि जो एलिजिबल महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये जो महीने देने का वादा किया था, वो मार्च 8 तक उसे पूरा करना है, और 21,000 जैसा प्रॉमिस किया था प्रेग्नेंट वुमेन्स को देना है। फिर आयुष्मान भारत का जो स्कीम है वो तो लागू हो ही गया है, जिसमें 5 लाख गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, प्लस 5 लाख एडिशनल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और इसका जो मेन है, जिसमें से क्लीन यमुना एक स्कीम है जिसकी शुरुआत हो गई है, 4 स्टेज में ये काम चल रहा है, जिसे 3 साल के अंदर कंप्लीट करना है। फिर शहरीकरण पूरा सबको डेवलप करना है। तो यहाँ पे रोडवेज क्लीन करना है, मतलब क्लियर कर रखना है, गार्बेज कलेक्शन प्रॉपर करना है, और दिल्ली को डेवलप्ड कैपिटल ऑफ ए डेवलप्ड इंडिया बनाना है। ठीक है, तब चलते अगले न्यूज़ पे। अगला क्या कह रहा है? वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल डिसीजन टू प्रोब हाई कोर्ट जजेस। तो इसमें कहा गया है
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश था उस पर रोक लगा दिया है। तो इसके लिए जस्टिस जो है जैसे BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत एंड AS अभय S ओका की बेंच ने मामले की खुद सुनवाई की और कहा कि बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग बात है। तो कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और लोकपाल रजिस्ट्रार शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि जो अगली सुनवाई होगी 18 मार्च को होगी, तब तक जजों के नाम और शिकायत का खुलासा नहीं करना है कि जिसके खिलाफ मतलब इन लोगों ने आरोप लगाया था। तो इसका मामला क्या था जिसके लिए ये सुनवाई हुई है? तो लोकपाल ने एक आदेश जारी करके हाईकोर्ट के एक मौजूदा एडिशनल जज के खिलाफ 2 शिकायतों पर कार्रवाई की बात कही थी। तो लोकपाल ने कहा था कि हाईकोर्ट का जो जज है लोकपाल अधिनियम की धारा 14(1)(f) के दायरे में व्यक्ति के रूप में योग्य होगा। इन शिकायतों में आरोप था कि संबंधित जज ने एक निजी कंपनी के पक्ष में फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट के एक अन्य जज और एक एडिशनल जिला जज को सिफारिश की थी। मतलब जज ने अपने पावर का गलत यूज करके किसी और कंपनी के फ़ायदे के लिए मतलब एक जज अन्य जज और एडिशनल जिला जज को सिफारिश किया था, मतलब पैरवी लगाया था। तो इसके लिए जो जज ने कहा है, जो मतलब सुनवाई करे थे जज ने, तो उन्होंने कहा है कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी हाईकोर्ट के जज संवैधानिक प्रहरी के तौर पर काम करते हैं। उन्हें एक वैधानिक पदाधिकारी नहीं माना जा सकता। यह परेशान करने वाली बात है। तो जिसके जवाब में केंद्र सरकार का जो जवाब था वो था कि हाईकोर्ट के जज कभी भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के दायरे में नहीं आएंगे। तो अभी चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है आर्टिकल 101(4) में। तो ये आर्टिकल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बाय विच एन MP may be asked to vacate seat in case of prolonged absence from parliament। मतलब संविधान में है कि कोई भी MP अगर बहुत टाइम तक एब्सेंट रहता है पार्लियामेंट में, तो उसका जो सीट है जहाँ से वो जीता था वहाँ, तो वो खाली कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे कोई और हो जाएगा। तो ये केस है अमृतपाल सिंह के लिए। तो यहाँ पे है कि इस कानून में कहा गया है कि अगर 60 दिन में कोई भी मेंबर किसी भी हाउस में अगर विदाउट परमिशन एब्सेंट होता है तो उसकी सीट को खाली माना जाएगा। तो ये केस क्या था? इनकार्सिरेटेड खदूर साहिब MP अमृतपाल सिंह on Wednesday moved the Punjab and Haryana High Court to attend the ongoing parliament session lest he lose his seat because of his prolonged absence from the house। तो अमृतपाल सिंह जो बहुत टाइम से हाउस मतलब किसी पार्लियामेंट हाउस में सेशन अटेंड नहीं किए, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दिया है कि उन्हें अटेंड करने दिया जाए, क्योंकि अमृतपाल who faces charges under the stringent National Security Act has been detained in Dibrugarh since April 2023। He contested and won the 2024 Lok Sabha election from prison, but thus far hasn't attended only 2% according to PRS legislative research data। तो अमृतपाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल डिब्रूगढ़ के जेल में अप्रैल 2023 से बंद है, और जेल में ही रहते हुए इन्होंने 2024 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा इलेक्शन उसमें पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे जीत गए थे। तो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च डाटा के दौरान
डाटा के हिसाब से कि इनकी अटेंडेंस सिर्फ 2% है। Effectively, the period of absence is only calculated based on the actual sitting of Parliament. Amritpal, for instance, only attended one sitting of the Lok Sabha, the one in which he was sworn in last July. Since then, he has remained in detention in Assam. This has amounted to nearly 15 absences just for. तो अमृतपाल सिंह सिर्फ एक बार सिटिंग में मतलब प्रेजेंट हुए थे, वो भी कब, जब शपथ लिया था तब। उसके बाद से वो भी लास्ट जुलाई, उसके बाद से मतलब लगभग 50 बार वो एब्सेंट हो गए हैं क्योंकि वो असम की जेल में है। However, as former Lok Sabha Secretary General PDT Achari told the Indian Express, he does not recall a single instance in which Article 1014 was invoked and MP lost their seat as a result. तो जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल PDT आचार्य ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी इंस्टेंस याद नहीं आता है यहाँ पे किसी ने आर्टिकल 1014 इन्वोक किया और वो अपना सीट खो दिए। MP कैन सीक लीव। द ऑपरेटिव टर्म इन आर्टिकल 104 इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस। मतलब आप परमिशन लेके कितने दिन भी आप एब्सेंट हो सकते हैं, पर विदाउट परमिशन आप नहीं एब्सेंट हो सकते 60 दिन से ज़्यादा। फॉर लॉन्ग एब्सेंस MP writes to the committee on absence of the member from a sitting of the house, the parliamentary panel that deals with the issue. The committee makes a recommendation on each leave application which are then ratified by the house concerned. फिर जो कमेटी होती है जिनके पास भी ये लीव जाता है वो रेक्टिफाई करते हैं कि लीव सही है गलत है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो सबको। और अमृतपाल के पास पूरा अधिकार है कि वो पैनल को लिख सके और उनसे परमिशन मांग सके कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो जेल में है और नॉट गेटिंग बेल। तो चलिए चलते हैं अब अगले आर्टिकल पे कि क्या है। इन्वेस्ट केरला समिट बिगिंस टुडे, टूरिज्म, हेल्थ, फिनटेक, फूड प्रोसेसिंग फोकस एरिया। तो जैसा कि पहले देखे थे कि केरल नए मतलब यूनिवर्सिटीज़ खोल रहा है ताकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, मतलब स्टेट में ही रह के पढ़ाई करने का और वहीं पे नौकरियाँ लेने का, माइग्रेंट ना होना पड़े दूसरे शहर में। तो विथ द एम ऑफ शोकेसिंग इन्वेस्टमेंट opportunities in Kerala, the state CPIM led government is set to hold the 2-day Invest Kerala Global Summit in Kochi from Friday. तो केरल में केरला ग्लोबल समिट होने वाला है कोची में, मतलब फ्राइडे से। तो जहाँ पे नए नए इन्वेस्टमेंट का शोकेस किया जाएगा कि केरला में और क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज बाई द केरला गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, द इवेंट विल हैव 28 sessions to be attended by representatives from 6 nations. The focus of the summit includes tourism, food processing, health innovation, fintech, aerospace, defense and sustainable technology। मतलब जो ये केरला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है तो उसमें ज़्यादातर मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ये सब ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो इसमें टोटल 28 सेशन होंगे जो 6 नेशन से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करेंगे। तो इसका जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा? टूरिज्म पे, फूड प्रोसेसिंग पे, हेल्थ इनोवेशन पे, फिनटेक, एरोस्पेस, डिफेंस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पे होगा। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन विल इनॉग्रेट द समिट एट लुलु इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इन कोची। अराउंड 3000 पीपल विल अटेंड। मतलब लुलु इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पे ये मुख्यमंत्री द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 3000 लोग इसको अटेंड करेंगे। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर पी राजीव
said the summit would attract massive investment and transform the state industrial scenario. The state is trying to become the hub of India's industrial revolution 4.0 by focusing on innovative industrial sector identified by the Kerala industry policy. Here a special conclave were organized for Vizhinjam port and the Malabar region. तो ये जो केरला है तो इसको मलाबार रीजन भी कहते हैं और यहाँ पे वेस्टर्न घाट भी है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा मेनली फोकस ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे भी फोकस किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट में नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, अन्नामलाई है, फिर कार्डामन है और यहाँ पे तमिलनाडु का कन्याकुमारी में जाके मिलते हैं। तो ये एरिया पे भी फोकस रहेगा ताकि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट भी ये सब मतलब काम आ सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। पनामा कन्फर्म अराइवल ऑफ इंडियन डिपोटीज फ्रॉम US। Panama has informed India about the safe arrival of a group of Indian deportees from US, and the Indian mission in the country is working closely with the host government to ensure their well-being after obtaining consular access to them। तो पनामा गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को जो भी अमेरिका से इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके डिपोटी का और पनामा में आ जाने का इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया है और इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पनामा गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंश्योर करेंगे कि जो भी डिपोटी है वो सही से रहे और वहाँ से मतलब सुरक्षित और अच्छे से वापस इंडिया में आ जाए। द इंडियन एम्बेसी इन पनामा, कोस्टा रिका एंड निकारागुआ took to X on Thursday to share the information but did not provide data on the number of Indians arriving in Panama। मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया इंडियन एम्बेसी ने जो पनामा, कोस्टा और निकारागुआ में है ट्विटर के माध्यम से कि जो भी थे वो सेफली पहुंच गया है, पर कितने लोग हैं क्या है वो उसके बारे में डाटा नहीं दिया है। The source said that the verification of Indians is to be done before they send back to India and the process usually takes some time। मतलब जो भी आया है वो इंडियन है कि दूसरे देश के ये कंफर्म करेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे कंफर्मेशन हो जाएगा पूरा उसके बाद उन्हें वापस इंडिया भेज दिया जाएगा वहाँ से। द ग्रुप ऑफ इंडियंस इज ए पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ 299 माइग्रेंट्स सेंट टू पनामा बाय द US गवर्नमेंट ने 299 माइग्रेंट्स को पनामा भेजा था। उसमें ये ग्रुप ऑफ इंडियंस भी शामिल थे। क्योंकि कभी कभी US डायरेक्ट ना भेज के किसी और देश के थ्रू सेफ्टी कंसर्न के लिए भेजते हैं। और इसमें जो US पनामा भेज रहा है, पनामा वहाँ से इंडिया भेज रहा है, तो पनामा ऐसे ब्रिज कंट्री का काम कर रहा है US और इंडिया के बीच में। The Trump administration has pledged to deport millions of people who crossed illegally into the US। Panamanian authorities have informed us that a group of Indians have reached Panama from the US। जो ट्रंप वहाँ से लोगों को भेज रहे हैं जो इलीगली US के बॉर्डर में चले गए, उन सबको पनामा भेज रहे, पनामा से इंडिया भेज रहे। तो पनामा ने इंडियन एम्बेसी को सूचित किया और इंडियन एम्बेसी ने इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बताया, तो फिर अब वहाँ से वापस आएंगे। तब देखते अगला क्या है। बॉडीज ऑफ इजराइल वुमेन हर 2 यंग सन अमंग 4 एंडेड बाई द हमास। फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने 4 इजराइल बंधकों के 100 को रेड क्रॉस एजेंसी को सौंप दिया है। इसमें शेरी बिबास और उनके 2 बच्चे एरियल बिबास और केफिर बिबास शामिल है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इन्हें बंधक बनाया था तब एरियल की उम्र 4 साल और केफिर की उम्र 9 महीने थी। हमास शनिवार को 6 बंधकों को रिहा करेगा या पहले से तय संख्या से
दोगुनी है। तो जो इन बंधकों के बदले इजराइल अक्टूबर 2023 से गिरफ्तार सभी महिलाओं और 19 साल से कम उम्र के फ़िलिस्तीनी लोगों को रिहा कर देगा। इसके साथ ही इजराइल मिस्र बॉर्डर के जरिए गाजा में मलबा हटाने वाली मशीनों को उन्हें प्रदान करेगा। तो अभी तक हमास ने कितने लोगों को रिहा किया है? हमास ने रिहा कितने को किया है? 128 को। सेना ने रेस्क्यू किया, मतलब आर्मी ने 8 लोगों को। और कितने मारे गए हैं? 71। कितने वहाँ से कैद से भाग के कहाँ गए नहीं पता, 3। और हमास के पास अभी भी कितने हैं? टोटल 41 अभी भी वहाँ पे बंधक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।